पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो एक कंट्री के इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और अगर कोई कंट्री अपनी पॉपुलेशन कंपोजिशन को अच्छे से स्टडी करे तो वो उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज, अपनी स्ट्रेटेजीज जो है वो बना सकती है, राइट। सो हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि वो आर्थिक तौर पर कितनी ज्यादा डेवलप्ड है, कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, इस चीज का कोई लेना देना नहीं है कि उस कंट्री में कितनी जनता है, कितनी भीड़ है। मतलब कि ऐसा आप नहीं कह सकते कि अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा डेवलप करेगी, या फिर किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है तो वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं करेगी। ऐसा नहीं है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है जो कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है, जितना उसमें क्राउड है, उसका कोई लेना देना नहीं है, हैज लिटिल टू डू विद, मतलब बहुत ही मुश्किल से वैसे फर्क पड़ता है, बट कह सकते हैं कि कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, कि वो कंट्री जो है वो कितना इकोनॉमिकली डेवलप करेगी, उसका उसकी पॉपुलेशन से इतना ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। और पॉपुलेशन मतलब कि नंबर जो है पॉपुलेशन का, ठीक है। पॉपुलेशन की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, बट पॉपुलेशन का नंबर इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। वो मैटर करता है बट थोड़ा बहुत ही, इतना ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन का कोई रिलेशन नहीं है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। मैं ये कह रही हूँ कि उस कंट्री की पॉपुलेशन का नंबर का, ठीक है, नंबर का, कि कितनी ज्यादा है कितनी कम है, इसका इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, क्वालिटी का जरूरी है। क्वालिटी मतलब कि वो कितनी पढ़ी लिखी है। हमने पढ़ा था ना कि एक ह्यूमन रिसोर्स कब कहलाता है, जब वो एजुकेटेड होगा, जब वो हेल्दी होगा, जब वो मोटिवेटेड होगा। तो अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन में ये तीनों चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा हेल्दी है, मतलब प्रॉपरली हेल्दी है, मोटिवेटेड है, तो वो चीज मैटर करती है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि अगर ये तीन चीज नहीं होंगी तो कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगी। तो क्वालिटी मैटर्स बट क्वांटिटी इतनी नहीं मैटर करती, ठीक है। जैसे कि बांग्लादेश और जापान दोनों ही ऐसी कंट्री हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड हैं, डेंसली पॉपुलेटेड है। हमने यहाँ पे एक चार्ट देखा था ये, कि सबसे 10 ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड हैं। तो उसमें देखो 10th नंबर पे जापान भी है, कि मतलब जो जापान है वो भी काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा इसमें पॉपुलेशन रहती है। और साथ ही साथ बांग्लादेश जो है वो भी है। दोनों ही कंट्रीज टॉप 10 पॉपुलेशन वाली कंट्रीज में हैं। बट इन दोनों ही कंट्रीज का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ही अलग है। जापान जो है वो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है देन बांग्लादेश। बांग्लादेश इतना ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलपमेंट नहीं है, बट जापान बहुत है। और वहीं हम देखें तो दोनों ही कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डेंस है। डेंस मतलब क्या, कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो जापान में भी काफी ज्यादा लोग रह रहे हैं और बांग्लादेश में भी ये जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, बट इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल है वो अलग है। तो ये आपको वही एग्जाम्पल देने के लिए बताया हुआ है कि कितनी जनता किसी जगह पे रह रही है, वो उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इतना ज्यादा रिलेट नहीं करती है, ठीक है। Then to understand the role of people as a resource, we need to know more about their qualities. अब हम अगर ये जानना चाहते हैं कि लोगों का एज रिसोर्स क्या रोल रहता है, मतलब कि कब जो लोग हैं किसी कंट्री के वो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस चीज के लिए उनमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज होंगी, कुछ स्किल्स होंगी, तभी तो जाके वो कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हमें वही जानना है कि क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि एक आदमी को रिसोर्स बनाती हैं। वैसे उसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में, मतलब वो जो मेन 3 चीजें थी वो डिस्कस कर चुके हैं। वो 3 चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं, बट बाकी भी काफी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि लोगों को एज रिसोर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स, की मतलब कि लोगों को हम क्या कह रहे हैं, रिसोर्स कह रहे हैं। वी आर कॉलिंग ह्यूमन अ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, कि वो एक रिसोर्स है, वो एक संसाधन है। तो अब वो संसाधन है तो उसके क्या रोल है, वो ऐसा क्या करेगा जो कि हम कहेंगे कि वो एक रिसोर्स है। वो कब कंट्री में और ज्यादा डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करेगा एज अ रिसोर्स। तो वो चीजें जानने के लिए हमें कुछ क्वालिटीज पे फोकस करना पड़ेगा। क्या क्या वो चीजें हैं जो कि हमें फोकस करना है जिन पे। So people vary greatly in their age, sex, literacy level, health conditions, occupations and income level. तो देखो आप अगर अपने आसपास ही देखोगे तो क्या आपके पड़ोसी सेम इनकम कमाते हैं जैसे कि जितना कि आपके पापा?
क्या आपके पापा की हेल्थ एकदम सेम है जितने कि आपके पड़ोसी की? तो मतलब आप हर जगह देखोगे, इवन इफ यू सी इन योर सोसाइटी यू विल फाइंड दैट नॉट एवरीवन हैज सेम हेल्थ कंडीशन, सेम इनकम लेवल, ठीक है, सेम जेंडर कंपोजिशन की, उतने ही मेल हैं, उतने ही फीमेल हैं, ऐसा नहीं होता। तो मैंने तो ये सिर्फ आपको अपनी आपकी सोसाइटी का, आपके गाँव का, आपके शहर का एग्जांपल दिया। तो ऐसा होता है पूरे देश में। ठीक है, हर कंट्री में क्या होता है, किसी कंट्री में अगर हम एक कंट्री ए को लेके देखें तो इस कंट्री ए में क्या होगा कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा वेरी करेंगे, मान लो उनके जेंडर में, कि इस कंट्री ए में की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है देन फीमेल। वहीं अगर हम दूसरी कंट्री ले लें बी, तो हो सकता है इस कंट्री बी में फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा हो देन मेल। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हर कंट्री में एक अपना अलग ही कंपोजिशन रहता है हर चीज का। हो सकता है एक कंट्री में बहुत ज्यादा हेल्दी लोग रहते हो, वहीं दूसरी कंट्री में इतने हेल्दी लोग नहीं हो। ठीक है, हो सकता है एक कंट्री में एजुकेटेड लोग हो, मान लो बी में एजुकेटेड लोग बहुत हैं, बट इसमें जो ए कंट्री है उसमें एजुकेटेड नहीं है। तो मैं आपको ऐसे ही रैंडमली बोल रही हूँ कि हर कंट्री का अपना ही एक कंपोजिशन होता है, एक तरीके से उसके अपने ही फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसकी हेल्थ कैसी है। तो हर कंट्री का ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा, अलग-अलग रहेगा, डिफर करेगा। तो हर कंट्री में आप देखोगे उनका जो एज कंपोजिशन है कि कितने ज़्यादा बच्चे हैं इस कंट्री में, कितने ज़्यादा जवान हैं, कितने ज़्यादा बूढ़े हैं, तो हर कंट्री में ये चीज़ अलग होगी। इसी तरीके से आप देखोगे सेक्स का, तो मतलब कि जो जेंडर है, कहीं पे मेल ज़्यादा होंगे, कहीं पे फीमेल ज़्यादा होंगी। लिटरेसी लेवल कि वो लोग जो हैं कितने पढ़े लिखे हैं, कितना वो लिख सकते हैं, कितना वो पढ़ सकते हैं, तो किसी कंट्री में ज़्यादा होगा, किसी कंट्री में कम होगा। ऑक्यूपेशन, किसी कंट्री में लोग क्या काम ज़्यादा कर रहे हैं, क्या फार्मर्स ज़्यादा हैं किसी कंट्री में, हो सकता है दूसरी कंट्री ऐसी हो जिसमें प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वो ज़्यादा हों, ठीक है? इसी तरीके से इनकम लेवल, तो एक कंट्री में हो सकता है लोग एवरेज इनकम जैसे बहुत ज़्यादा हो, जैसे अमेरिका जैसी कंट्री है, डेवलप्ड जो नेशन है, उनकी एवरेज जो इनकम होती है वो बहुत ज़्यादा है। वहीं हमारे जैसा जो देश है, जो इतना डेवलप नहीं है अभी, वो डेवलपिंग नेशन है, तो उसमें जो एवरेज इनकम लेवल होता है, वो बहुत ही कम होता है। तो ये भी डिफर करता है कंट्री टू कंट्री। अब इन सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी हम अपनी पॉपुलेशन को और बेटर तरीके से समझ सकेंगे और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी पॉलिसीज जो हैं वो बना पाएंगे। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। तो मैंने अभी आपको जितना भी बताया कि भाई मेल फीमेल कितने हैं, वहाँ की इनकम लेवल कितनी है, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये बताती हैं कि वहाँ के पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन, कि वो जो पॉपुलेशन है वो क्या क्या कंपोज करती है, उस पॉपुलेशन में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बड़े हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, आपको पॉपुलेशन का एक तरीके से स्ट्रक्चर बता रहे हैं, फीचर्स बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। और इसीलिए इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है ये हमें मदद करती है कि वही कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने लोग जो हैं एजुकेटेड क्लास को बिलोंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि आखिरकार पॉपुलेशन कंपोजिशन में क्या होता है। An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid। अब population composition की तो हम बात कर रहे हैं कि ठीक है इसमें इतने मेल इतने फीमेल ये सब होता है, बट इस चीज को हम स्टडी करें कैसे? हर चीज को स्टडी करने का एक अपना तरीका होता है, और इसी तरीके से पॉपुलेशन कंपोजिशन को स्टडी करने का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। आप पॉपुलेशन पिरामिड्स को देख के काफी आसानी से पता लगा लोगे कि इस पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो कैसा है। ठीक है, क्या कंपोजिशन है इस पॉपुलेशन का, तो वो इस तरह के पिरामिड्स की मदद से काफी इजीली समझा जा सकता है। ठीक है, अब इसे पॉपुलेशन पिरामिड क्यों कहते हैं? देखो पिरामिड क्या होता है, वो इस शेप का होता है ना, ऐसा होता है। तो आप इन ग्राफ्स को देखोगे तो ये नॉर्मली आपको इस पिरामिड की शेप में दिखेंगे। ठीक है, देखो अब इन सभी ग्राफ्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी पॉपुलेशन पिरामिड क्या क्या शो करते हैं, मतलब कि इनको देख के हमें क्या क्या पता लगा सकते हैं हम। द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। जो टोटल पॉपुलेशन है उसको यूजुअली एज ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे 5 to 9 का ग्रुप आप देखोगे, देखो 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 30 to 24। तो ये क्या है, एज ग्रुप ईयर्स कि कितने से कितने एज के ग्रुप जो हैं, जो लोग हैं वो रहते हैं। जैसे इस ग्राफ में क्या है कि 0 to 4 के जो लोग हैं वो कितने हैं, इतने इतने परसेंटेज। ये आपको एक ग्राफ की तरह नीचे दिया हुआ है कि लगभग 9% जो है वो मेल है और वहीं रेड कलर से फीमेल दिखाया हुआ है। तो यहाँ आपको देखने मिलेगा कि लगभग यहाँ पे भी लगभग 9% से जो फीमेल हैं वो जन्म लेती हैं।
तो 0 to 4 के जो बच्चे मिलेंगे आपको लगभग 9% ही मेल मिलेंगे और लगभग 9% ही फीमेल देखने मिलेंगे। तो आपको बेसिकली पॉपुलेशन पिरामिड से क्या पता चलता है कि किसी पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग कितने हैं। मान लो टोटल पॉपुलेशन किसी कंट्री की 100 है। अब आप ये जानना चाहते हो इन 100 लोगों में से कितने परसेंटेज जो है वो 0 से लेके 5 साल के बच्चों की है। मतलब 5 साल से नीचे नीचे के बच्चे कितने हैं इस 100 में से। तो आपको पता चलता है कि जो 10% लोग हैं इस 100 में से वो हैं 5 साल से नीचे नीचे। तो आपको पता चल गया कि भाई 100 में से 10 लोग जो हैं वो 0 से 5 साल की एज के हैं। तो इस तरीके से आपको एज ग्रुप्स जो है वो पता चल जाते हैं कि ये जो पिरामिड है इससे आपको इजीली एकदम देखो देखने से ही पता चल रहा है। आप एकदम इजीली पता लगा सकते हो कि एक पर्टिकुलर एज में परसेंटेज कितना रह रहा है उस पॉपुलेशन का। द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स। तो एक तो आपको एज ग्रुप्स के बारे में पता चलता है और दूसरा आपको पता चलता है इन पॉपुलेशन पिरामिड से कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज मेल है कितना परसेंटेज फीमेल है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये तो पता चल गया कि भाई 0 से 4 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो इतने हैं। मतलब हमने बोला था कि 0 से 5 का जो भी हमने एग्जांपल लिया था कि 10 जो बच्चे हैं 100 में से 10 बच्चे जो हैं वो 0 से 5 की एज के हैं। बट अगर मैं आपको बोलूं अब कि इस 10 में से बताओ कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो ये चीज भी आपको इस पिरामिड को देखने से पता चल सकती है। देखो ब्लू कलर से उन्होंने यहाँ पे मेल को शो किया है और रेड कलर से फीमेल को। तो वही हमने बताया कि आपको जो मेल है वो भी लगभग 9% है और फीमेल जो है वो भी लगभग 9% ही है। तो टोटल यूं कहें कि जो 18% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 0 से लेके 4 की एज का है और उस 18% में से 9% मतलब ऐसे बच्चे हैं जो कि मेल हैं, 9% ही ऐसे बच्चे हैं जो कि फीमेल हैं। तो ये आपको क्लियरली समझ आ जाता है। आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो है मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको कोई बड़ी बड़ी स्टडीज नहीं पढ़नी पड़ी, आपने सीधा इस मैप में देखा, इस पिरामिड में देखा और आपको पता चल गया। तो इसलिए पिरामिड्स को स्टडी करना काफी ज्यादा आसान होता है। अभी जो पिरामिड्स हैं ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं और ये जो शेप है इस पिरामिड की ये हमें बताती है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में जो रहने वाली पॉपुलेशन है वो किस किस एज ग्रुप की है और उसका बर्थ रेट डेथ रेट क्या है, कितने बच्चे जी रहे हैं, कितने बच्चे जो हैं वो आगे चल के मर जा रहे हैं। तो ये सभी चीजें जो हैं आपको इस पिरामिड से देखने मिलेंगी और बेसिकली जो बर्थ रेट डेथ रेट जो है वही इस पॉपुलेशन के पिरामिड को शेप देता है। ठीक है, द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, कि उन लोगों की कहानी एक तरीके से आपको पॉपुलेशन पिरामिड की मदद से पता चलती है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब जो बिलो 15 ईयर्स हैं वो आपको बॉटम में देखने मिलेंगे और वहीं जो इस पिरामिड का टॉप होता है वो आपको एज्ड पीपल की पॉपुलेशन बताएगा कि इस कंट्री में जो एजेड लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं वो कितने रह रहे हैं। और साथ ही साथ इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो नीचे वाली लगभग जो बच्चों वाला पिरामिड आपको दिख रहा है, यहाँ तक जो पिरामिड दिख रहा है उससे आपको साथ ही साथ बर्थ का जो लेवल है, बर्थ रेट जो है वो भी आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे ज्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं, कम बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो एक तरीके से जो लेवल ऑफ बर्थ है वो भी शो होगा और जब आप ऊपर जाओगे जो टॉप है उससे आपको डेथ रेट जो है उसका लेवल पता चलेगा। पॉपुलेशन पिरामिड से हमें यह भी पता चलता है कि उस कंट्री में कितने डिपेंडेंट्स हैं। अब डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट मतलब जब आप किसी पे डिपेंड करते हो। आप जो है अभी बच्चे हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, क्या आप अपना खुद कमा के लाते हो फिर खाते हो? अपना रोटी वोटी कैसे करते हो? आपके पापा आपके लिए कमा रहे हैं और जो वो कमाते हैं उससे खाना पीना होता है, उसी से आप घर में रह रहे हो। मतलब आप अपने पेरेंट्स पे टोटली डिपेंड करते हो अपनी नीड्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब जब कोई पर्सन अपनी पूरी नीड्स के लिए, खाने पीने के लिए, घर के लिए, कपड़े के लिए, हर चीज के लिए किसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट्स हैं वो दो ग्रुप्स में बांटे गए हैं। पहला तो यंग डिपेंडेंट्स। यंग डिपेंडेंट्स मतलब बच्चे, आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे जो अभी कमा नहीं सकते, जो तो अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 15 ईयर्स से बिलो जो लोग होते हैं उन्हें हम यंग डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में डालते हैं कि ये छोटे बच्चे हैं, ये अभी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। और दूसरे जो ग्रुप हो गया डिपेंडेंट्स का वो है एल्डरली डिपेंडेंट। ऐसे लोग जो कि बूढ़े हो चुके हैं, अब उनमें क्षमता नहीं है कि वो अच्छे से काम वाम कर सकें, कोई नौकरी कर सकें, इसीलिए जो बूढ़े लोग हैं वो जो अपने बच्चे वगैरह होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। तो ये 65 से ऊपर वाले होते हैं। तो 15 ईयर्स से नीचे वाले होते हैं यंग डिपेंडेंट और 65 से ऊपर वाले लोग होते हैं एल्डरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो आप इसको, आपको रट्टा लगाने की तो जरूरत है नहीं। आपको पता है कि जो 15 साल से छोटे बच्चे होते हैं भाई वो नहीं कमा सकते, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं।
इसीलिए आप अपने घर का एग्जाम्पल ले लो, आप छोटे हो, आप कमा नहीं रहे हो, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हो। और आप अपने दादा दादी का एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपके जो दादा दादी हैं वो भी आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, और वो बूढ़े हैं तो वो एल्डरली डिपेंडेंट हो गए। जो वर्किंग एज के होते हैं, मतलब कि जो 15 साल से ऊपर के और 65 से नीचे के, ठीक है, 15 से लेके 65 के बीच वाले जो लोग हैं, ये वर्किंग एज के होते हैं। वर्किंग एज मतलब जो बाहर जाके काम वाम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और ये इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं, मतलब जो बेसिकली इकोनॉमी है वो इनकी वजह से चल रही होती है। जितना अच्छा ये परफॉर्म करेंगे उतनी ही अच्छी इकोनॉमी जो है वो परफॉर्म करेगी। ऐसे पॉपुलेशन पिरामिड जिसका बेस बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होगा, उससे आपको क्या पता चलेगा कि उस कंट्री में बर्थ रेट जो है वो हाई है, ठीक है। तो मतलब पॉपुलेशन पिरामिड, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है वो इजीली पता चल सकता है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टुवर्ड्स द टॉप। तो जिस कंट्री में जो पॉपुलेशन का बर्थ रेट हाई होता है वो ब्रॉड से, मतलब बॉटम से, नीचे से बहुत ही ब्रॉड होती है, बहुत ही चौड़ी होती है। वही जिसमें डेथ रेट भी हाई होगा तो उसका आपको इस तरीके से नैरो हो जाएगी वो, मतलब नीचे बहुत ही ब्रॉड है और ऊपर जाते जाते ये एकदम पतली हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे जन्म लेंगे तो ज्यादा परसेंटेज रहेगी पॉपुलेशन की। बट क्योंकि इस कंट्री में जो डेथ रेट है वो भी हाई है, मतलब ये बच्चे जन्म तो लेते हैं बट बड़े होने तक ये आगे जी नहीं पाते, इनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए मतलब ज्यादा लेवल पे डेथ हो रही है तो कम ही लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े रह पाते हैं। तो इसी कारण से क्या होगा, ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो नीचे से ब्रॉड और ऊपर से नैरो होगा, जिससे हमें पता चलता है कि इस कंट्री में बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। तो ये जो पिरामिड था ये केन्या का था। तो केन्या की पॉपुलेशन ऐसी है जिसका हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है, और उसका जो पिरामिड है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, नीचे से एकदम चौड़ा है और ऊपर से एकदम पतला है। भाई चौड़ा किस लिए? क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा हो रहे हैं और डेथ रेट भी ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए ऊपर पतला है। अब ऐसी कंट्रीज जिनमें बच्चों का डेथ रेट ज्यादा नहीं है, इसका मतलब कि बर्थ रेट ज्यादा है और वो बच्चे आगे चलकर जिंदा रहते हैं, वो जल्दी मर नहीं जाते, तो ऐसी कंट्रीज में क्या होगा, उनका पॉपुलेशन पिरामिड नीचे से ब्रॉड होगा। क्योंकि अब ज्यादा बच्चे जो हैं वो सरवाइव कर पा रहे हैं और अडल्टहुड तक पहुंच पा रहे हैं। अब आप ये जो इंडिया का पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड, इसको देख सकते हो कि इसमें जो नीचे का ब्रॉड बेस है वो थोड़ा ब्रॉड है। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे आप देखोगे केन्या से इसको कंपेयर करो, केन्या में क्या हो रहा है, एकदम एक्सट्रीम ऐसे हो जा रहा है, बट इंडिया का जो पिरामिड है वो एकदम से इस तरीके से तीखी वो नहीं हो रहा है, ये हल्का सा ऐसा है, ठीक है। मतलब कि इसकी ये जो स्लोप आप देख रहे हो बहुत ही ज्यादा डीप नहीं है, नॉर्मल है। वहीं आप ये देखो कि किस तरीके से एकदम सी टाइप ये शेप ले रहा है इधर से। तो इससे आप क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो भी नॉर्मल है, इतने ज्यादा बच्चे जो हैं वो जन्म लेते ही मरते नहीं हैं, और वो बड़े होकर वर्किंग क्लास तक पहुंचते हैं। और इनका जो डेथ रेट है वो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है, नॉर्मल है। तभी आपको दिखेगा कि एकदम केन्या जैसी शेप नहीं बन रही, यहाँ पे बच्चे जन्म ले रहे हैं, कुछ अच्छी खासी मात्रा में बच्चे जो हैं वो वर्किंग क्लास तक मतलब बड़े हो रहे हैं, और क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज भी बेटर हो रही हैं तो डेथ रेट जो है वो भी धीरे धीरे फॉल कर रहा है, ठीक है। तो इस कारण से ऊपर भी एकदम ब्रॉड नहीं है, मतलब नॉर्मल है, और मतलब नीचे ये एकदम से ही आपको इतना ब्रॉड नहीं मिलेगा जितना कि आपको केन्या वाले केस में मिला, और ऊपर जाके एकदम से ये नैरो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, तो आपको पिरामिड की शेप थोड़ी नॉर्मल दिखेगी। अब जो जापान जैसी कंट्रीज होती हैं उनमें क्या है कि बर्थ रेट जो है वो लो है, और इस वजह से इनका जो बेस है वो बहुत ही नैरो है। देखो हमारा वाला फिर भी थोड़ा चौड़ा है, केन्या का बिल्कुल ही ब्रॉड बेस है, देखो कहाँ तक जा रहा है, राइट। बट जापान में क्योंकि यहाँ का जो बर्थ रेट है वो बहुत ही लो है, इसलिए इनका बेस जो है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है। अब इनके यहाँ पे बच्चे तो इतने ज्यादा जन्म नहीं ले रहे, बट इनके यहाँ डेथ रेट जो है वो भी लो है। इस वजह से क्या होता है, जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनमें मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं और इतनी जल्दी मरते नहीं है। तो आपको दिखेगा लगभग ये जो चीज है वो स्ट्रेट लाइन सी बन रही है, एकदम स्ट्रेट नहीं है, बट इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है। मतलब जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें से कुछ ही लोग मर रहे हैं और ज्यादातर बच्चे बड़े हो रहे हैं, इकोनॉमिक जो एक्टिव वर्क फोर्स है उस तक पहुंच रहे हैं, और आगे जाके एकदम से जो लोग हैं वो मर नहीं रहे, इतने ज्यादा लोग जो हैं उनकी डेथ नहीं हो रही, डेथ रेट भी लो है, बर्थ रेट भी लो है। तो इसलिए आपको नीचे भी एकदम ब्रॉड नहीं मिलेगा और ऊपर भी एकदम नैरो नहीं मिलेगा, और ज्यादा लोग जो हैं वो ओल्ड एज तक पहुंच पा रहे हैं।
अब हमने ये पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में पढ़ा और देखा कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो हमें कितनी सारी चीजें बताता है। मेल फीमेल कंपोजिशन बताता है, डिफरेंट एज ग्रुप्स का जो डिवीजन है वो बताता है, कितना डेथ रेट हो रहा है ये बताता है, और कितने डिपेंडेंट्स हैं वो भी हमें बताता है। तो इससे हमें पता चला कि किसी कंट्री में जिसमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली एक्टिव लोग होंगे, मतलब कि कम बच्चे, कम बूढ़े, और सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो 15 से ऊपर और 65 के नीचे वाले जो लोग हैं उनकी होगी, तो ऐसी कंट्री के लिए पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी कंट्री जो है उसमें लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा होगी। तो उस लेबर फोर्स का हम क्या करेंगे जब तक कि वो एजुकेटेड, हेल्दी और मोटिवेटेड नहीं होगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग जो है वो स्किल्ड हो, उनमें कुछ ना कुछ स्किल हो, स्पिरिटेड हो, मतलब मोटिवेटेड हो, अच्छे एनर्जी वाले हों, एक पॉजिटिव आउटलुक उनका हो कि वो काम कर सकते हैं, और होपफुल, होपफुल मतलब उनमें उम्मीद हो कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके के जो यंग पीपल हैं वो हर नेशन का फ्यूचर होते हैं। मतलब कि वही जो इकोनॉमिकली एक्टिव जो वर्क फोर्स है 15 टू 65 के बीच वाली, वो किसी भी कंट्री का फ्यूचर होती है, क्योंकि बाकी जो पॉपुलेशन है बच्चों वाली और बूढ़ों वाली वो तो डिपेंडेंट्स हो गए ना, तो वो तो कोई काम नहीं करेंगे कंट्री के लिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इकोनॉमिकली एक्टिव जो वर्क फोर्स है वो। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स, और हमारी कंट्री जो है वो यंग कंट्री बोली जाती है, यंगेस्ट कंट्री, क्योंकि इस कंट्री में जो 15 से लेके 65 के एज ग्रुप के लोग हैं वो सबसे ज्यादा हैं वर्ल्ड में। मतलब ये जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज्यादा है, और ये हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा इकोनॉमिकली एक्टिव लोग होंगे उतना ज्यादा वो काम कर सकते हैं, उतना ज्यादा इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे लोगों को इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें एजुकेट किया जाए, क्योंकि खाली बैठे रहेंगे, यंग लोग हैं तो कोई फ़ायदा ही होगा नहीं। अगर वो यंग लोग को स्किल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, अच्छी एजुकेशन उनकी होगी, अच्छी हेल्थ उनकी होगी, तभी तो जाके वो एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इनको एजुकेट करना है, इनको स्किल्स प्रोवाइड करनी है, और इनको अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपनी उन स्किल्स को यूज़ कर सकें देश के डेवलपमेंट के लिए। So with this, we have come to the end of our chapter number 6 of class 8 geography. I hope you like this video, and if you do, then please give it a thumbs up. If you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new topic. Till then, bye bye.